दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। इस वीडियो में आज हम लोग जीएस और हिंदी दोनों सब्जेक्ट्स के प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम और सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ठोस पदार्थों में ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए ऊष्मारोधन, बी विकिरण, सी संवहन, डी चालन। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, चालन। ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण या ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को चालन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रैंक विटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है। ऑप्शन ए विद्युत चुंबकत्व, बी बेंजीन तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास, सी विद्युतीय प्रवाह प्रेरण, डी जेट इंजन। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, जेट इंजन। जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक विटल ने किया था। जेट इंजन रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम विद्युत चालक है। ऑप्शन ए लोहा, बी एल्युमिनियम, सी तांबा, डी चांदी। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, चांदी। ऐसी धातुएं जिनमें ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है सुचालक धातुएं कहलाती हैं। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम सुचालक है। अगला प्रश्न है, जातक कथा संबंधित है। ऑप्शन ए गौतम बुद्ध से, बी छत्रपति शिवाजी से, सी बाल गंगाधर तिलक से, डी गांधी से। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, गौतम बुद्ध से। जातक कथाएं गौतम बुद्ध से संबंधित हैं। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानियां हैं जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया है। इसमें 35 कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए वेद व्यास, बी तुलसीदास, सी वाल्मीकि, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, वाल्मीकि। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का अनुपम महाकाव्य है। रामायण लगभग 24,000 श्लोकों का महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। ऑप्शन ए पारा, बी ब्रोमीन, सी सोडियम, डी हीलियम। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधात्विक तत्व है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। अगला प्रश्न है, CH3 COOCH2 CH3 का सूत्र है। ऑप्शन ए ब्यूटानोइक अम्ल, बी मिथाइल एथेनोएट, सी एथिल एथेनोएट, डी प्रोपेनोइक अम्ल। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, एथिल एथेनोएट। ठीक है, ब्यूटानोइक अम्ल का सूत्र है, इसका अम्ल का सूत्र क्या होगा, CH3 CH2 CH2 और COOH। ठीक है, ये ब्यूटानोइक अम्ल का सूत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है। ऑप्शन ए नगोया प्रोटोकॉल, बी कार्टाजेना प्रोटोकॉल, सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, डी क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य 2030 तक चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं। ऑप्शन ए होलकर, बी गायकवाड़, सी सिंधिया, डी भोंसले। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, भोंसले। छत्रपति शिवाजी भोंसले राजघराने से संबंधित थे। छत्रपति शिवाजी मराठा राज्य के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी ज्योतिबा फुले, डी श्री नारायण गुरु। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना वर्ष 1932 में दिल्ली में की थी और वर्ष 1933 में उन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया था। ठीक है, 1933 में हरिजन पत्रिका ये किसके द्वारा शुरू की गई, महात्मा गांधी के द्वारा। ये भी याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन हैं। ऑप्शन ए
टी सरस्वती अम्मा, बी किशोरी मोहन गांगुली, सी वल्लभाचार्य, डी पंडित राम अवतार शर्मा। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, किशोरी मोहन गांगुली। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय किशोरी मोहन गांगुली हैं। अगला प्रश्न है, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? ऑप्शन ए खजुराहो, बी आबू, सी कोणार्क, डी धारचूला। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, कोणार्क। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के कोणार्क में स्थित है। इसे लाल बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट पत्थर से 1236 से 1264 ईस्वी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनाया गया था। ठीक है, कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा के पुरी जिले में। अगला प्रश्न है, विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए फार्माकोलॉजी, बी स्प्लैंक्नोलॉजी, सी रियोमेंटोलॉजी, सी एनेस्थेसियोलॉजी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्प्लैंक्नोलॉजी। विज्ञान की स्प्लैंक्नोलॉजी शरीर के आंतरिक अंग शाखा आंत के अंगों का अध्ययन से संबंधित है। स्प्लैंक्नोलॉजी आंत के अध्ययन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है? ऑप्शन ए स्कर्वी, बी बेरीबेरी, सी रात्रि अंधत्व, डी पेलाग्रा। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, रात्रि अंधत्व। हरी सब्जियों में विटामिन ए बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जियों का प्रयोग न करने से शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से रात्र में दिखाई देना कम हो जाता है, जिसे रतौंधी कहते हैं। रतौंधी नामक रोग हो जाता है, ये याद कर लेंगे। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य का है? ऑप्शन ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी ओडिशा। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, केरल। मोहिनीअट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है जो कथकली से अधिक प्राचीन है, पुराना है। अगला प्रश्न है, रेरा शब्द का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए रियल एस्टेट अथॉरिटी, बी रियल एस्टेट रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी, सी रियल एस्टेट रिव्यू अथॉरिटी, डी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेरा का पूर्ण नाम है। इसका गठन 1 जुलाई 2016 को हुआ। कब हुआ? 1 जुलाई 2016 इसका गठन हुआ। इसका उद्देश्य धोखाधड़ी रोकना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, हितों की रक्षा करना, जागरूकता का प्रसार करना। ठीक है, ये याद कर लेंगे, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगला प्रश्न है, जायद फसल के मौसम के दौरान होती है? किस मौसम के दौरान होती है जायद फसल? ऑप्शन ए शरद, बी ग्रीष्म, सी शीत, डी वर्षा। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, ग्रीष्म। जायद फसल ग्रीष्म ऋतु के दौरान होती है। जायद फसलों की बुआई मार्च अप्रैल में किया जाता है। उत्पादन मई जून में होता है। ठीक है, जायद फसल ग्रीष्म ऋतु में होती है, ग्रीष्म मौसम में, और इसकी बुआई कब होती है? मार्च और अप्रैल में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश। गन्ने का भारत में सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। ठीक है, और तमिलनाडु। गन्ने की एक प्रमुख बीमारी रेड रॉट होता है, जिसके कारण गन्ना लाल हो जाता है। ये भी याद कर लेंगे। इसमें एक बीमारी होती है जिसका नाम है रेड रॉट। ठीक है, अगला प्रश्न है, अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? ऑप्शन ए शीत शरद ऋतु, बी उपोष्णकटिबंध, सी उष्णकटिबंध, डी शीत तटवर्ती। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, उपोष्णकटिबंध।
कालाहारी विश्व का एक विशाल मरुस्थल है। ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। यहाँ के कई स्थानीय निवासियों को बुशमैन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ के निवासियों को बुशमैन कहा जाता है कालाहारी मरुस्थल में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पिग्मी निवासी किस देश में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए घाना, बी विषुवत-रेखीय प्रदेश, सी सहारा, डी मोरक्को। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विषुवत-रेखीय प्रदेश। पिग्मी मध्य अफ्रीका के विषुवत-रेखीय प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। इन जनजातियों का औसत कद 150 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे फैले हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी ओडिशा। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश। लेकिन दोस्तों 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय राज्य में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल है। ठीक है, एमपी में सबसे ज़्यादा वन जो है क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है? ऑप्शन ए मूसी, बी गुरुपारा, सी मीनाचिल, डी नेत्रवती। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है मूसी। मूसी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। इस नदी का स्रोत अनंतगिरी पहाड़ी में है जो तेलंगाना राज्य में स्थित है। इसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है। हिमायत सागर और उस्मान सागर इसी नदी पर बनाए गए बांध हैं। ठीक है, मूसी नदी पर 2 बांध बने हुए हैं, उस्मान सागर और दूसरा कौन सा है, हिमायत सागर। ये भी याद कर लेंगे, ये 2 बांध हैं जो मूसी नदी पर बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? ऑप्शन ए गंडक, बी कोसी, सी कृष्णा, डी महानदी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कृष्णा। नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। ये हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण 1966 में पूरा हुआ था। ठीक है, नागा अर्जुन सागर 1966 में कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य लेख, बी कला व संस्कृति, सी खेल प्रशिक्षण, डी समाज सेवा। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है खेल प्रशिक्षण। द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ 1985 में हुआ। ठीक है, इसमें उन विख्यात कोचों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने खिलाड़ियों और टीमों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है। ठीक है, खेल प्रशिक्षण के लिए ये दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए 8 मार्च, बी 7 अप्रैल, सी 21 जून, डी 4 जुलाई। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल। WHO 7 अप्रैल 1948। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुस्तक देवदास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सी हरीश चंद्र चट्टोपाध्याय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। पुस्तक देवदास के लेखक हैं। इनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियां हैं उपन्यास चरित्रहीन, परिणीता, चंद्रनाथ, श्रीकांत दत्ता आदि। ये सब शरतचंद्र उपाध्याय ने लिखा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1951, बी 26 जनवरी 1949, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1950। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था।
26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जेबी कृपलानी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी जवाहरलाल नेहरू। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, जिसमें संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ता समिति के सदस्य थे। ठीक है, वार्ता समिति, प्रांतीय समिति, और जेबी कृपलानी मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, जेबी कृपलानी मूल अधिकार से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 24, बी अनुच्छेद 48A, सी अनुच्छेद 36, डी अनुच्छेद 12। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 48A। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A ये कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? ऑप्शन ए 1000, बी 980, सी 1020, डी 915। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 915। उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 18 मंडल, 4 संभाग, 75 जिले, 915 नगरीय निकाय, 825 विकासखंड और 8135 न्याय पंचायतों में विभाजित किया गया है। जिसमें नगरीय निकाय कितने हैं? इसमें पूछ रहा है शहरी निकाय 915 हैं। अगला प्रश्न है, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए कानपुर, बी मथुरा, सी वाराणसी, डी अयोध्या। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है वाराणसी। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में बनारस में एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, लेकिन इनका पालन पोषण नीरू और निशा नामक जुलाहे के यहाँ हुई थी। तो कहाँ पैदा हुए थे? बनारस में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी पद्मलाल मुन्नालाल बख्शी, सी मदन मोहन मालवीय, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय। उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए अंग्रेजी, बी भोजपुरी, सी उर्दू, डी हिंदी। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है उर्दू। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 में पहली राजभाषा हिंदी को बनाया गया। उसके बाद 1989 में एक अधिनियम आया, उसमें एक संशोधन किया गया जिसमें उर्दू को राज्य की अतिरिक्त भाषा के रूप में जोड़ा गया। ये राज्य की दूसरी राजभाषा है। ठीक है, याद कर लेंगे, 1989 में दूसरी राजभाषा बनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए शारीरिक प्रशिक्षण, बी शैक्षिक योग्यता, सी आयु पात्रता, डी भाषा परीक्षण। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भाषा परीक्षण। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के चयन प्रक्रिया के प्रमुख चरण में भाषा परीक्षण का या भाषा परीक्षा का चयन प्रक्रिया का इसमें हिस्सा नहीं है, बल्कि ये लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में समाहित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के ज़िले में पाई जाती है? ऑप्शन ए जौनपुर, बी बहराइच, सी बलरामपुर, डी गोंडा।
इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ जनपद की मिट्टियों में मृदा में मुख्यतः पोटाश की कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में किसने क्लासिक इंपीरियल नामक जहाज़ को लॉन्च किया? ऑप्शन ए नितिन गडकरी, बी सर्बानंद सोनोवाल, सी मनसुख मांडविया, डी राजनाथ सिंह। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है नितिन गडकरी। सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में क्लासिक इंपीरियल नामक लग्जरी शिप लॉन्च किया। केरल में लॉन्च हुआ है ये। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में आए चक्रवात मीचोंग का नामकरण किस देश ने किया? ऑप्शन ए है भारत, बी यमन, सी म्यांमार, डी श्रीलंका। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है म्यांमार। दिसंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मीचोंग का नामकरण म्यांमार ने किया। मीचोंग का अर्थ है दृढ़ इच्छा शक्ति। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण कहाँ किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी हरियाणा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हरियाणा। दिसंबर 2023 में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ से हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, संज्ञा का भेद नहीं होता। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी निजवाचक, डी भाववाचक। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी निजवाचक। निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं होता है। अधिकांश व्याकरण के अनुसार संज्ञा 5 तरह की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, लेकिन निजवाचक संज्ञा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? ऑप्शन ए क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, बी विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, सी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, डी क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए आग, बी आग्नेय, सी अगिन, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अग्नेय। अग्नेय क्या है? अग्नेय शब्द विशेषण है। ठीक है, इसका तत्सम होगा अग्नि और आग इसका तद्भव होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं। ऑप्शन ए विशेषण, बी सर्वनाम, सी वाच्य, डी कारक। इसमें करेक्ट है ऑप्शन सी वाच्य। क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। क्रिया मुख्यतः 2 तरह की होती हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए ये अविकारी होते हैं, बी ये विकारी होते हैं, सी ये विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ये अविकारी होते हैं। अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। अव्यय वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि से कोई विकार या रूप परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे गोविंद तेज दौड़ता है, इसमें तेज शब्द सभी अवस्थाओं में एक समान है, ये अव्यय है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से कौन एक स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए रामायण, बी प्रार्थना, सी मछली, डी मकान। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है मकान। दिए गए शब्दों में मकान स्त्रीलिंग नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वचन की दृष्टि से असंगत युग्म है। ऑप्शन ए सर्दी सर्दियाँ, बी बहन बहनें, सी गुब्बारा गुब्बारे, डी झाड़ी झाड़ियों। तो वचन की दृष्टि से असंगत युग्म इसमें कौन सा है? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है झाड़ी झाड़ियों। ये असंगत नहीं है, सॉरी ये असंगत है, ये युग्म सुमेलित नहीं है।
झाड़ी झाड़ियों वचन की दृष्टि से असंगत युग्म है, इसका संगत युग्म होगा झाड़ी झाड़ियाँ। ठीक है, क्या होगा? झाड़ियाँ, ये सही होगा, बाकी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। ऑप्शन ए अपूर्ण भूत, बी पूर्ण भूत, सी सामान्य भूत, डी आसन्न भूत। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप में काम के भूतकाल में शुरू होने का पता चले लेकिन खत्म होने का पता न चले उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों में अंत में रहा था, रही थी या रहे थे आदि शब्द आते हैं वे अपूर्ण भूतकाल कहलाते हैं। जैसे महेश गीत गा रहा था, ये अपूर्ण भूतकाल है। अगला प्रश्न है, उससे दौड़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए कृत्यवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। उससे दौड़ा नहीं जाता, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, भाववाच्य। भाववाच्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, परसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो ऑप्शन ए शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, बी जो शब्दों के मध्य में आते हैं, सी जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, डी जो विसर्ग के से मिलते जुलते हैं। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, परसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। याद कर लेंगे, शब्दों के बीच संबंध स्थापित जो करते हैं उनको परसर्ग वे सहायक शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव रूप है। अप्सरा, ऑप्शन ए अप्सरा, बी अप्सरा, सी अप्सरा, डी अवसरा। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, अपक्षरा। अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव अप्सरा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राधीन में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए पर, बी प्रा, सी परा, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, पर। प्राधीन में पर उपसर्ग है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उनको उपसर्ग कहते हैं और प्राधीन में पर उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए दृत प्लस ता, बी इत आ, सी इत ता, डी इत ता। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, इत और ता। केंद्रित और अधिकता में क्रमशः इत और ता प्रत्यय है। ठीक है, केंद्रित में इत आ जाएगा और अधिकता में ता आ जाएगा। ठीक है, ये क्रमशः पूछ रहा है, प्रत्यय है इत और ता। अगला प्रश्न है, हमें पाप से बचना चाहिए। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन निम्न विकल्पों में से कीजिए। ठीक है, पाप का विलोम इसमें बताना है। ऑप्शन ए दान, बी पुण्य, सी अपाप, डी कुपाप। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पुण्य। पाप का सही विलोम शब्द क्या है? पुण्य है। इसमें विलोम पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनघ का विलोम है। ऑप्शन ए निरघ, बी निष्पाप, डी कृति, डी अघी, सी कृति, डी अघी। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, अघी। अनघ का विलोम अघी होगा। ठीक है, निष्पाप का पाप होगा और कृति का अकृति होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न समानार्थी शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वाक्य है, विधानसभा का चुनाव एक निश्चित के लिए होता है। अब इसमें कौन सा वाक्य आएगा? ऑप्शन ए समय, बी अवधि, डी सी काल, डी युग। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, अवधि। विधानसभा का चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए होता है। प्रश्नगत विकल्प में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए अवधि शब्द उचित शब्द है। ठीक है, यहाँ अवधि होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से अणय शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए शस्य, बी कुलीन, सी कांतार, डी आभारी।
इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कांतार। दिए गए विकल्प में कांतार शब्द अरणय का पर्यायवाची शब्द है। अरणय के और भी पर्यायवाची शब्द हैं जैसे वन, कानन, विपिन, बीहड़, बिहट, आख्य आदि। ठीक है, अरणय के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मान का अर्थ नहीं है? ऑप्शन ए इज्जत, बी अभिमान, सी श्रेष्ठ, डी सम्मान। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है श्रेष्ठ। मान का अर्थ श्रेष्ठ नहीं है, मान का अर्थ इज्जत, अभिमान, सम्मान, जबकि गुरु का अर्थ है शिक्षक, श्रेष्ठ, भार। ठीक है, ये गुरु का अर्थ हो जाएगा। इज्जत, अभिमान, सम्मान ये मान का अर्थ है, श्रेष्ठ मान का अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, अभय अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं। ऑप्शन ए निडर दोनों, बी निडर एक, सी भयभीत दोनों, डी दोनों एक। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है निडर दोनों। अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं अभय उभय यानी निडर दोनों। ठीक है, बाकी ये असंगत हैं। अगला प्रश्न है, द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। ऑप्शन ए बहुत बोलने वाला, बी 2 बार जन्म लेने वाला, सी बहुत जानने वाला, डी पहले जन्म लेने वाला। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। द्विज शब्द 2 बार जन्म लेने वाले के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, और बहुत बोलने वाला बाचाल। ठीक है, पहले जन्म लेने वाला अग्रज, बहुत जानने वाला इसको क्या कहेंगे? बहुज्ञ। ठीक है, तो बहुत बोलने वाला बाचाल, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, बहुत जानने वाला बहुज्ञ और पहले जन्म लेने वाला अग्रज कहते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञ का अर्थ है ऑप्शन ए जो सब कुछ जानता है, बी जिसे जाना जा सके, सी जिसके आर पार देखा जा सके, डी जो कुछ नहीं जानता। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जो कुछ नहीं जानता। जो कुछ नहीं जानता अज्ञ का अर्थ है। ठीक है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए शब्द प्रयोग होता है सर्वज्ञ। ठीक है, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है, जिसे जाना जा सके ज्ञेय होगा। ठीक है, और जिसके आर पार देखा जा सके ये होगा पारदर्शी। ठीक है, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है वो होता है सर्वज्ञ, ये याद कर लेंगे। ठीक है, तो अज्ञ से जो कुछ नहीं जानता, जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी, जिसे जाना जा सके ज्ञेय, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, और जो कुछ नहीं जानता उसका होगा अज्ञ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सा संधि का कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए अनुदित बराबर अनु प्लस उदित, बी अवनीद्र बराबर अवनी प्लस इंद्र, सी श्रद्धानंद श्रद्ध प्लस आनंद, डी भूद्वार भू प्लस उद्वार। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी श्रद्धानंद श्रद्धा प्लस आनंद। ठीक है, संधि का युग्म गलत है ये, श्रद्धानंद प्लस श्रद्धा आनंद। ठीक है, क्योंकि श्रद्धानंद श्रद्ध प्लस आनंद संधि का युग्म गलत है, इसका शुद्ध रूप होगा श्रद्धा प्लस आनंद। ठीक है, यहाँ आ की मात्रा नहीं लगी है इसलिए ये गलत हो गया है, ये ऐसे लिखा जाएगा श्रद्धा प्लस आनंद, ये आनंद सही है तो ये गलत हो गया है, बाकी तीनों सही हैं, ये युग्म गलत हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यथोचित किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, बी अव्ययी भाव समास, सी तत्पुरुष समास, डी द्विगु समास। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास इस समास का पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है।
इसका पूर्व पद अव्यय होता है। उदाहरण यथामति, आजन्म, प्रतिदिन, यथावत, प्रतिमा, प्रतिदिन आदि ये सब इसके उदाहरण हैं। ठीक है, यथोचित का समास उदाहरण है अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, हमारे देश से आयात निर्यात काफ़ी होता है, इस वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। ऑप्शन ए, हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है। बी, हमारा देश में आयात निर्यात होता है। सी, हमारा देश को आयात निर्यात काफ़ी होता है। डी, हमारे देश में आयात निर्यात पर्याप्त होती है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है। ये बिल्कुल शुद्ध रूप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, अनुभाव, सी समभाव, बी समभाव, सी संचारी भाव, डी बी भाव। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, बी भाव। स्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण को विभाव कहते हैं। ये रस की उत्पत्ति के आधारभूत माने जाते हैं। विभाव के दो भेद हैं, अवलंब विभाव, उद्दीपन विभाव। ठीक है, अगला प्रश्न है, छंद की दृष्टि से गणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 9, बी 4, सी 8, डी 16। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, छंद की दृष्टि से गणों की संख्या 8 है। 8 गण इस तरह हैं, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। ठीक है, ये 8 क्या हैं? छंद की दृष्टि से गण हैं, इनकी संख्या 8 है। अगला प्रश्न है, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए, प्रत्यानुप्रास अलंकार, सी छेकानुप्रास अलंकार, डी श्रुत्यानुप्रास अलंकार, डी अत्यानुप्रास अलंकार। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के आखिर में एक ही वर्ण या एक ही स्वर की आवृत्ति होती है वहाँ पर अत्यानुप्रास अलंकार होता है। अत्यानुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं, छेकानुप्रास, प्रत्यानुप्रास, लटानुप्रास, अत्यानुप्रास और श्रेयात्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, ये सब अलंकार के भेद हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किससे शब्द का आरंभ नहीं होता है? ऑप्शन ए फा, बी ड़ा, सी डा, डी जा। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, ड़ा। ड़ा से किसी शब्द का आरंभ नहीं होता है, जबकि फा, डा और हा से शब्द का आरंभ होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गूंगे का गुण लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए अवर्णीय दुख, बी अवर्णीय सुख, सी निंदनीय कार्य, डी मीठा अनुभव। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, अवर्णीय सुख। गूंगे का गुण लोकोक्ति का अर्थ अवर्णीय सुख होगा। अगला प्रश्न है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए गधा बनना, बी हेराफेरी करना, सी घर पर न होना, डी कहीं ठौर ठिकाना न होना। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, कहीं ठौर ठिकाना न होना। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का सही अर्थ कहीं ठौर ठिकाना न होना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी रामविलास शर्मा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, और इनकी कई रचनाएं हैं। उसके अलावा में रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि इनकी रचनाएं हैं। राम कुमार वर्मा अंजलि, अभिशाप, निशीथ, जौहर, चित्तौड़ ये सब इनकी रचनाएं हैं। राम विलास शर्मा प्रेमचंद्र और उनका युग, प्रगति, परंपरा, भाषा, समाज, साहित्य, संस्कृति ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है? ऑप्शन ए आत्मविश्वास और सहनशीलता,
बी अच्छे संस्कार और कर्तव्यनिष्ठा, सी आत्मनिर्भरता और आत्मबल, डी धैर्य और स्नेह युक्त व्यवहार। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आत्मनिर्भरता और आत्मबल। ठीक है, सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र है आत्मनिर्भरता और आत्मबल। अगला प्रश्न है, स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रमशः किस विकल्प में है? ऑप्शन ए निस्वार्थी चंचल, बी अचल मतलबी, सी निश्चित प्रारार्थी, डी निस्वार्थ गतिहीन। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, निस्वार्थ गतिहीन। निस्वार्थ गतिहीन विलोम रूप क्रमशः है, क्योंकि स्वार्थमय का निस्वार्थ हो जाएगा, अस्थिर का गतिहीन विलोम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिंग क्रमशः हैं। ऑप्शन ए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, बी स्त्रीलिंग पुल्लिंग और पुल्लिंग, सी स्त्रीलिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, डी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कार्य, सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिंग क्रमशः हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग और पुल्लिंग। सफलता क्या है? स्त्रीलिंग है, कार्य पुल्लिंग और आत्मनिर्भरता ये भी पुल्लिंग है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है? ऑप्शन ए आत्मनिर्भर बनना, बी बच्चे में बाल्यकाल से अच्छे संस्कार विकसित करना, सी दृढ़ विश्वास जागृत करना, डी सहनशीलता उत्पन्न करना। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आत्मनिर्भर बनना। ठीक है, जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी आत्मनिर्भर बनना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।